नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7th की एनसीईआरटी, जो हमारे चैप्टर का नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। ठीक है। आज हमारा उसमें टॉपिक है मनुष्य में सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले सामान्य रोग के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको बता दें कि मानव में जो रोग होता है और जो रोग जो किसके द्वारा फैलता है उस सूक्ष्म जीव के बारे में देखें। संचरण की क्या विधि, किस प्रकार ये हमारे एक दूसरे से फैलते हैं, उसके बचाव उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको बता दें कि जो 6 रोग है, 6 रोग जो रोग कारक सूक्ष्म जीव होता है जीवाणु द्वारा होता है। संचरण का जो तरीका होता है ना, जैसे ये कैसे फैलते हैं, तो ये वायु द्वारा फैलते हैं। किसके? वायु द्वारा फैलते हैं। और जो इसका बचाव किसको द्वारा, इसको 6 रोग को से हम कैसे बच सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा। ऐसे ही खसरा है, खसरा को मीजल्स भी कहते हैं। खसरा के जो रोग कारक सूक्ष्म जीव होते हैं, कौन सा होता है? वायरस। ये वायरस के द्वारा फैलता है। और इसका जो संचरण की विधि होती है ना, ये भी क्या होती है? वायु द्वारा होता है। ठीक है। जो चिकन पॉक्स है, इसी प्रकार चिकन पॉक्स भी रोग कारक को सूक्ष्म जीव वायरस होता है। रोग कारक सूक्ष्म जीव वायरस होता है। और संचरण की जो विधि होती है ना, वायु और सीधे संपर्क से आते हैं, आपको बता देते हैं कि जो पोलियो भी होता है, वो भी रोग कारक सूक्ष्म जीव वायरस के ही कारण होता है। और जो इसका संचरण का तरीका होता है ना, वायु और जल, दूषित जल पीने या दूषित वायु से होता है। आपको बात इन चारों रोगों से मानव को कैसे बचाया जा सकता है। देखिए, पहले रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। जैसे स्वस्थ व्यक्ति हैं और रोगी व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को भी अलग रखना चाहिए। उचित समय पर टीकाकरण करवा देना चाहिए। आपको बता दें, जो 6 रोग खसरा, चिकन पॉक्स या पोलियो से जो पोलियो से ग्रसित है, तो उन रोगी व्यक्तियों को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। रोगी व्यक्ति के जो वस्तु है, जो खाने पीने का चीज़ है, पहनने ओढ़ने का चीज़, उनको क्या उनसे अलग रखना चाहिए। और समय से उसको टीकाकरण वैक्सीन दिलवा देना चाहिए। ठीक है। और आपको देखते हैं हैजा कैसे होता है। हैजा मानव में होने वाला हैजा रोग कैसे होता है, ये भी कहता है रोग कारक सूक्ष्म जीव कौन सा? सूक्ष्म जीवाणु होता है। जीवाणु तरीका होता है, हैजा होता है। और जो उसका संचरण का तरीका होता है, दूषित जल और भोजन की वजह से होता है। ठीक है। टाइफाइड क्या है? टाइफाइड भी जो रोग कारक सूक्ष्म जीव होता है, उसका टाइफाइड का रोग कारक जो सूक्ष्म जीव जीवाणु होता है। ये भी क्या होता है? इसका संचरण का तरीका जल होता है, संचरण का तरीका। और हैजा और टाइफाइड से जो बचाव कैसे कर सकते हैं मानो, आपको बता देते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता, हर व्यक्ति को अपनी अपनी स्वच्छता पर ध्यान देनी चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए, अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, हाथ धोकर खाना खाना चाहिए। भली भांति पके हुए भोजन खाइए। हाँ। और उबला हुआ पेयजल और टीकाकरण लगवाइए। ठीक है। उबाला हुआ जल पीजिए और वैक्सीन लगवा लीजिए। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या होता है उसके बारे में। रोग कारक सूक्ष्म जीव हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? यह वायरस के कारण होता है। और जो उसको संचरण की तरीका होता है ना, संचरण का कैसे एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तो फैलने लगता है ये रोग, हेपेटाइटिस रोग। वो जल होता है। क्या होता है? जल होता है। जल के माध्यम से एक दूसरे के, आपको बता दें इसको हेपेटाइटिस का वो बचाव करना है, मानव के बचाव करने के लिए बच्चों, तो उबले हुए पेयजल का प्रयोग करना चाहिए और वैक्सीन करवा लेना चाहिए। ठीक है। वैक्सीन और टीकाकरण करवा लेना चाहिए। ठीक है। वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। और तो मलेरिया रोग कैसे होता है? मलेरिया रोग किस सूक्ष्म रोग कारक जीव के कारण होता है? प्रोटोजुआ होता है। प्रोटोजुआ के कारण मलेरिया फैलता है। और जो इसका वाहक होते हैं, क्या होते हैं? जिसके कारण होते हैं, संचरण की विधि क्या होती है एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में? मच्छर के द्वारा होता है। किसके द्वारा? मच्छर के द्वारा होता है। अब हम इसको कैसे मलेरिया रोग को बचा सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं बच्चों, तो आपको बताते हैं मच्छरदानी का प्रयोग करते हैं ना। मच्छरदानी का प्रयोग करो। मच्छर भगाने वाली रसायन का उपयोग करना होगा। कीटनाशक का छिड़काव और मच्छर के प्रजनन को रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न रहने दें। आपको बता दें, जब मच्छर को रोकना है तो मच्छर के प्रजनन को, मच्छर अधिक से अधिक पैदा न हो, उसको रोकने के लिए किसी भी स्थान पर जल को एकत्र न होने दें। आपके आसपास घर में घर के आसपास में गड्ढा है तो उसको पानी से उसको भरवा दीजिए और पानी न रहने दीजिए। ठीक है। जिससे मच्छर ज़्यादा से ज़्यादा पैदा नहीं होंगे तो उससे मलेरिया रोग भी नहीं होंगे, तो मलेरिया रोग भी नहीं होगा। ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं। मनुष्य में होने वाले कुछ सामान्य रोग, उनके फैलने या रोकने के
उपाय की तालिका हम 2.1 में देखे हैं, ठीक है। आपको हम बता दिए कैसे इस रोग का कौन सा रोग किस वायरस के कारण होता है, वह जीवाणु के कारण, प्रोटोजोआ के कारण होता है, संचरण की क्या बात थी और उनके बचाव की विधि क्या हम आपको बता दिए बच्चों। सबको हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे जंतुओं में रोग कारक जीवाणु क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आपको बता दें कि अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं है। आपको बता दें कि अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधों के कारक रोग के कारक नहीं है, वरना ये दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। वरना वे दूसरे जंतुओं में क्या रोग उत्पन्न करते, केवल अनेक सूक्ष्म जीव ऐसे हैं, ऐसे अनेक सूक्ष्म ऐसे नहीं है कि जो केवल मनुष्य और पौधों में रोग कारक उत्पन्न करते हैं वो तो जो दूसरे जंतुओं में भी क्या है रोग उत्पन्न करते हैं। आपको बता दें रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की, जो एंथ्रेक्स रोग का कारक था। एंथ्रेक्स रोग का कारक किस जीवाणु के कारण होता है? बेसिलस एंथ्रेसिस के कारण होता है। इसकी खोज की थी रॉबर्ट कोच ने 1876 में। रॉबर्ट कोच ने 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की, जो एंथ्रेक्स रोग का क्या था, कारक था। बच्चों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें अब हम पढ़ेंगे पौधों में नहीं, पहले हम ये पढ़ेंगे उत्पन्न करते हैं, अगर रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए आपको बता दें एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशी में होने वाले, आपको बता दें कि वरना ये दूसरे जंतु में क्या रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि एंथ्रेक्स थे जो रॉबर्ट कोच ने खोज की थी। एंथ्रेक्स मनुष्य और मवेशियों में होने वाले भयानक रोग थे। मनुष्य और मवेशियों में होने वाले भयानक रोग थे। जैसे मवेशी को मतलब पाले गए पशु पक्षी, ठीक है, जो जीवाणु द्वारा होता है, जो बैक्टीरिया द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह पका का रोग वायरस द्वारा होता है। आपको बता दें गाय में खुर पका मुंह पका रोग होता है। अब हम पढ़ेंगे पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव के बारे में। क्या पढ़ेंगे? पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको बता दें बच्चों अनेक सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा इत्यादि में पौधे में रोग के कारक होते हैं। आपको बता दें रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। आपको किसी फसल को रोग लग जाता है तो उसकी फसल में क्या होता है, उपज में कमी आ जाती है। तालिका 2.2 में देखेंगे, अभी हम आपको दिखाएंगे कुछ पादप रोग दर्शाए गए हैं, ठीक है। अभी हम दिखाते हैं आपको बच्चों कुछ रसायनों का प्रयोग करके इन सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण किया जा सकता है। कुछ सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आपको बता दें कुछ रसायनों का हम यूज करते हैं, जैसे हमारे खेत में जब कीड़े मकोड़े लग जाते हैं हम कुछ केमिकल या का छिड़क देते हैं, जिससे क्या होता है कि किसी से क्या होता है कि सूक्ष्म जीव मर जाते हैं और हमारी फसल बच जाती है, हमारी फसल को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। जैसे आपको दिखाते हैं सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले कुछ सामान्य रोग होते हैं। जैसे नींबू में पादप में रोग सूक्ष्म जीव संचरण का तरीका क्या होता है? नींबू में कैंकर रोग होता है, जो जीवाणु सूक्ष्म जीव कौन सा सूक्ष्म जीव जीवाणु के कारण होता है। और संचरण का जो तरीका क्या होता है वायु द्वारा होता है। इनका संचरण क्या होता है, एक नींबू से दूसरे नींबू किसके माध्यम से जाते हैं? हवा के माध्यम से जाते हैं, ठीक है। गेहूं की रस्ट रोग होता है सूक्ष्म जीव कवक के कारण होता है। किसके कारण होता है? गेहूं की रस्ट रोग सूक्ष्म जीव के कारण? कवक के कारण होता है। संचरण का तरीका वायु एवं बीज होता है। भिंडी की पित्त रोग होता है। भिंडी की पित्त रोग होता है, जो किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? वो वायरस के कारण होता है। और संचरण का तरीका होता है कीट होता है। एक कीट के पैर भिंडी के पित्त वायरस से ग्रसित होगा तो जैसे ही कोई कीट जाता होगा उसके पास भिंडी के फल पर जाकर बैठ जाता होगा, वही भिंडी फिर उड़कर दूसरे भिंडी पर जाता होगा। तो क्या होता है, इसका ट्रांसफर किसके द्वारा होता है? संचरण का विधि किसके होता है? कीट के द्वारा होता है, ठीक है। बच्चों उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़िए खाद फूड पॉइजनिंग के बारे में। क्या होता है फूड पॉइजनिंग, उसके बारे में बताएं। बूझो के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया था। आपको बता दें जैसे बूझो है कि एक उसका मित्र था, उसका मित्र ने उसको एक पार्टी में क्या आमंत्रित किया। उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए
वहाँ उसने अनेक प्रकार के भोजन खाए, व्यंजन खाए, पर मगर नहीं, अब घर आने पर आपको बता देते हैं, घर आने पर उसने उसे उल्टी वमन होने लगी। उससे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि खाद्य विषाक्तता के कारण होने वाली स्थिति है, खाद्य विषाक्तता के कारण होने वाली स्थिति है। अब जैसे बूझो का एक मित्र था, उसके घर कुछ फंक्शन था, तो अपनी एक फंक्शन के पार्टी में बुलाया था, आमंत्रित किया था वो वहाँ। अब बूझो, अब पार्टी में गया तो वो अनेक प्रकार का भोजन खा लिया, खाना खा लिया, और घर आने पर उसे अपच हो गया, उल्टी होने लगी। उसे अस्पताल ले गया गया। तो डॉक्टर ने बताया कि यह क्या है, विषाक्तन के कारण होने वाली है। अब पहेली को आश्चर्य होता है कि भोजन विष कैसे बन सकता है। पहेली को आश्चर्य होता है कि भोजन विष कैसे बन सकता है। उसके बारे में सोचती है। आपको बता दें, सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। आपको बता दें, सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। आपको पता है, हमारे भोजन में होने वाले सूक्ष्म जीव क्या कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्तता बना देता है, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रोगी हो सकता है। जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रोग से ग्रसित हो सकता है, अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अतः यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से क्या बचाएं। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है खाद्य परीक्षण क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको बताए, अध्याय 1 में हमने खाद्य बीजों के परीक्षण एवं भंडार के उपाय के विषय में पढ़ा था। आपको बता दें बच्चों कि हम अध्याय 1 में हम आपको खाद्य बीजों के परीक्षण एवं भंडार के उपायों के विषय में पढ़ाया था। हम पके हुए भोजन का घर पर परीक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। आप बताइए बच्चों। आप देखिएगा कि हम पके हुए भोजन के घर पर परीक्षण कैसे कर सकते हैं। आप जानते हैं कि खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। जैसे बच्चों आप देखते होंगे कि कहीं रोटी खुला रख देने पर 2-3 दिन रख देते हैं तो उस पर क्या सफेद सफेद फफूंदी लग जाते हैं, और कहीं रोटी गीला है तो वहां पे भी क्या सफेद सफेद क्या फफूंदी लग जाते हैं, चाहे ग्रीन ग्रीन कलर के। तो सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को, आपको बता दें, सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं, खराब कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, इसका स्वाद भी खराब हो जाता है। आप भोजन पर कवक लग गए हैं, भोजन से दुर्गंध आने लगती है, और इसी प्रकार बच्चों स्वाद भी क्या खराब हो जाता है, अलग रूप से पकने लगता है। गर्म रोटी और बासी रोटी 2-3 दिन उसमें स्मेल आने लगता है ना। रंग रूप में भी परिवर्तन भी आ सकता है। आपको बता दें, क्या भोजन का संदूषित एक रासायनिक अभिक्रिया है। आपको बता दें बच्चों, भोजन का संदूषित एक रासायनिक अभिक्रिया है। पहेली ने कुछ आम खरीदे। आपको बता दें, जो पहेली ने कुछ क्या किया, आम खरीदे। मार्केट से आम लेके, परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। अब मार्केट गई, आम लाई, परंतु क्या किसी काम की वजह से वो नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए हैं, परंतु आम तो नहीं खा पाई पहेली। उसके बाद जब उसने देखा 2-3 दिन बाद कि वो सड़ गए हैं, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफी समय तक संदूषित नहीं होता है। अब उसके मन में एक विचार आता है, उसकी दादी द्वारा बनाया गया अचार कभी खराब नहीं होता है। वो भ्रमित थी कि आइए हम खाद्य परीक्षण के लिए कुछ करके देखते हैं, क्यों हमारा दादी का सामान नहीं खराब हो रहा, हमारा सामान खराब। आपको हम बताएंगे सामान्य तरीके का अध्ययन करके, जिनका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। ठीक है, हमें सूक्ष्म जीव से बचाव का उपाय करना चाहिए। अब देखिए कैसे कैसे करना है भाई। रासायनिक उपाय पहले करेंगे। ठीक है, कौन सा रासायनिक, आप जानते हैं नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। आपको पता है बच्चों कि नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग जो
नमक एवं जो खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि ग्रोथ को रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। ठीक है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? परिरक्षक कहते हैं। जिसको उन्हें सूक्ष्म जीव को नमक को खाद्य क्या परिरक्षक करके सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोक देते हैं। ठीक है, इसलिए हम इनको परिरक्षक कहते हैं। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं। आपको बता दें, नमक तथा हम खाद्य अम्ल का खाद्य एसिड का उपयोग हम अचार बनाने में करते हैं, जिनसे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं हो पाती। आपको बता दें, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं हो पाती है। सोडियम बेंजोएट और सोडियम बाईसल्फाइड सामान्य परिरक्षक है। आपको बता दें, सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम बाईसल्फाइड एक सामान्य परिरक्षक है। जेम एवं स्क्वैवकस जेम एवं स्क्वैश बनाने में इस रसायनों का उपयोग करते हैं, उन्हें संदूषित होने से बचा सकते हैं। आपको बता दें, जेम और स्क्वैश बनाने में सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट का उपयोग जेम एवं स्क्वैश बनाने के रसायनों में उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचा सकते हैं। ठीक है, अब हम नमक द्वारा परीक्षण करेंगे। ठीक है, हम तो पहले रसायन द्वारा क्या नमक द्वारा करेंगे। सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परीक्षण के लिए काफी लंबे अरसे से किया जा रहा है। आपको पता है बच्चों कि सामान्य नमक का जो हमारे घर में नमक जो डालते हैं खाना में अपने, उसका उपयोग मांस एवं मछली के परीक्षण करने के लिए काफी लंबे समय से हमारे दादा परदादा नाना करते आ रहे हैं। आपको पता है, जीवाणु की वृद्धि को रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। आपको पता है बच्चों कि जीवाणु की वृद्धि को रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक में ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला तथा इमली के परीक्षण में किया जाता है। आपको बता दें, नमक का ज़्यादा उपयोग जैसे हमारे अचार में नमक डाला जाता है, थोड़ी अधिक मात्रा में डाला जाता है, क्योंकि नमक ज़्यादा डालने की वजह से बैक्टीरिया का सर्वाइव होना मुमकिन नहीं है। ठीक है, नामुमकिन है, क्योंकि सब बैक्टीरिया जहाँ नमक ज़्यादा होती है, इस कारण से वहाँ पे बैक्टीरिया जो होते हैं अधिक वृद्धि नहीं कर पाते। ठीक है, आंवले में भी। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है चीनी द्वारा परीक्षण। अब हमने रसायन द्वारा किए, नमक द्वारा। अब हमारा अगला टॉपिक है चीनी द्वारा परीक्षण। आपको पता है बच्चों कि जेम, झिल्ली, स्क्वैश का परीक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। जेम, जेली एवं स्क्वैश का परीक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी का प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है। आपको बता दें, चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है बच्चों, जो संदूषण करने वाले जीवाणु की वृद्धि को क्या नियंत्रित कर देती है। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक तेल एवं सिरके के द्वारा परीक्षण। हमारा अगला टॉपिक तेल एवं सिरके के द्वारा परीक्षण, उसके बारे में पढ़ेंगे। तेल एवं सिरके का प्रयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है। आपको पता है बच्चों को तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। आपको बता दें बच्चों, क्यों कि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियों, फल, मछली तथा मांस का परीक्षण इसी विधि द्वारा करते हैं। आपको पता है बच्चों को सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परीक्षण इसी विधि द्वारा करते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है गर्म एवं ठंडा करना। आपने कभी देखा है, अपनी मम्मी को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा बच्चों। आप अपनी मम्मी को दूध को उबाल कर रखते हुए देखा होगा। उबालने से उनके सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। आपको पता है बच्चों को दूध में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। कुछ तो हमारे लिए लाभदायक, कुछ तो हानिकारक होते हैं। पर दूध के लिए भी जो कुछ दूध में सूक्ष्म जीव होते हैं, वो दूध के लिए लाभदायक होते हैं, पर कुछ दूध हानिकारक होते हैं सूक्ष्म जीव। तो हमारी मम्मी दूध को उबाल कर रख देती है। उबालने से अनेक सूक्ष्म जीव जो होते हैं दूध में पहले से मौजूद, वो नष्ट हो जाते हैं। और इस प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। ठीक है, क्योंकि कम तापमान पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुकता है। अब बूझो सोचता है कि थैलियों में आने वाला दूध संदूषित क्यों नहीं होता। अब बूझो के मन में सवाल सूझता है कि थैलियों में आने वाले जो दूध का पैकेट होता है संदूषित क्यों नहीं होता, खराब क्यों नहीं होता है। तो मेरी माँ ने बताया है कि बूझो की माँ ने बताया है बच्चों कि यह दूध पाश्चुरीकृत होता है।
पाश्चीकृत होता है, वो पाश्चीकृत किसे कहते हैं वो पूछो पूछता है। ठीक है, उसकी माँ तो कहती है कि ये दूध जो पैकेट का दूध है वो क्या पाश्चीकृत हुआ था, पाश्चीकरण किया होता है। अब पूछो सोचता है कि पाश्चीकरण क्या होता है, उसके बारे में जानना चाहता है कि पाश्चीकरण होता क्या है उसके बारे में। पाश्चीकृत तो आपको बता दें क्या होता है। पाश्चीकृत बच्चों क्या होता है, दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है। पाश्चीकृत को अब जैसे ही घर का दूध नहीं घर का नहीं, मार्केट से दूध का पैकेट लाते हैं तो उसको हम बिना उबाले भी क्या होता है उसको हम इस्तेमाल कर सकते पी सकते, ठीक है। क्योंकि यह सूक्ष्म जीव से मुक्त होता है, क्योंकि यह सूक्ष्म जीव से क्या होता है मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं। 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं। फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। अब एकाएक जल्दी ठंडा करके उसे क्या भंडारण कर, ऐसे करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि क्या रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुईस पास्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब पाश्चुरिकृत की खोज किसने की थी, किसने बताया था कि 70 डिग्री सेल्सियस पर दूध को 15 से 30 सेकेंड तक ले गर्म करते हैं और फिर अचानक एकाएक ठंडा कर देते हैं, जिससे क्या होता है बैक्टीरिया मर जाते हैं, सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी, तो लुईस पास्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसलिए इसे पाश्चीकरण कहते हैं, इसलिए इसे पाश्चीकरण करते हैं। अब हमारा दूसरा विधि है भंडारण एवं पैकिंग। भंडारण एवं पैकिंग आपको बता दें आजकल मेवे तथा सब्जियों में वायुरोधी सील किए गए पैकेट से बेचे जाते हैं। अब पता है कि बच्चों की मेवे तथा सब्जियों भी वायुरोधी सील के एक किए गए पैकेट में बेचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्म जीव से सुरक्षा होती है। आपको पता है जो पैकेट सील होता है उससे क्या सूक्ष्म जीव से क्या सुरक्षा होती है। अब हम अगला टॉपिक नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना इसके बारे में देखेंगे। आपको बता दें कक्षा 6 और 7 में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा है, जो लेगुमिन पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं, ठीक है, सहायक होते हैं। स्मरण कीजिए कि राइजोबियम लेग्यूमिन पौधों की ग्रंथियों में रहते हैं। याद करिए बच्चों कि जो राइजोबियम होते हैं लेग्यूम पौधों की ग्रंथियों में रहते हैं। जैसे सेम और मटर एक सहजीवता है, जैसे सेम और मटर जो एक सहजीवता है, कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। आपको बता दें कि तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का तड़ित विद्युत द्वारा नाइट्रोजन इसका स्थिरीकरण होता है। परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है। आइए इसके विषय में अगले भाग में समझते हैं, ठीक है। देखो बच्चों इस फिगर में दिखाया गया है। देखो बच्चों इस फिगर में देखो लेग्यूम पौधों की जड़ें ग्रंथिकाएं कैसे होती है। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे डॉट डॉट चित्र दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पे हर जगह, यहाँ पे जहाँ पे दिखाई दे क्या है सब लेगुमिन पौधे की गांठें होती है, ग्रंथियां होती है। अब हमारा अगला टॉपिक नाइट्रोजन चक्र क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, नाइट्रोजन चक्र के बारे में पढ़ेंगे। हमारे वायुमंडल में 78% 78% नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। हमारे वायुमंडल में बच्चों 78% यानी 78% नाइट्रोजन गैस मौजूद है। आपको बता दें नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संगठक होता है। नाइट्रोजन का सभी सजीवों का आवश्यक संगठन होता है, जो प्रोटीन प्रहित क्लोरोफिल न्यूक्लिक एसिड और विटामिन के द्वारा उपस्थित होता है। बच्चों पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। बच्चों को पता है कि हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, 78% पाया जाता है, पर वो पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधे नहीं कर सकते, सीधे उपयोग इसका यूज नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जो जीवाणु और नीले हरी शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। अब बताइए नाइट्रोजन वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं,
जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिक में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार उपयोगी यौगिक में कंपाउंड में चेंज हो जाती है तो पौधा इसका उपयोगी मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिक के संश्लेषण में करते हैं। आपको बताते हैं पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन तथा अन्य नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त करते हैं। आपको बता दें कि पौधों पर निर्भर रहने वाले जो जंतु होते हैं उनसे प्रोटीन हम अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। आपको बता दें कि पौधों तथा जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। इसके पश्चात आपको बता दें बच्चों, इसके पश्चात क्या होता है कि अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं यौगिक के संश्लेषण में करते पौधों पर निर्भर रहने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त करते। ठीक है, पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित पौधे एवं जंतु जब मर जाते हैं तो उनकी मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। आपको बता दें जो पौधे और जंतु मर जाते हैं तो मिट्टी में उपस्थित जो जीवाणु और जो कवक होते हैं या जीवाणु कवक जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिक में कंपाउंड में परिवर्तित कर देते हैं। जो पौधों का पुनः उपयोग करते जो पौधा द्वारा पुनः उपयोग में लाया जाता है। कुछ अवशिष्ट और जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं। आपको पता है कुछ विशिष्ट जीवाणु भी होते हैं बच्चों जो नाइट्रोजन कंपाउंड को नाइट्रोजन गैस में चेंज कर देते हैं। नाइट्रोजन कंपाउंड को नाइट्रोजन गैस में कर देते हैं, गैस में परिवर्तन कर देते हैं जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणाम स्वरूप वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। बता दें कि जो नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, जैसे बच्चों देखिए हमारे पास फिगर में दिखाया गया ये हमारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन होता है। ठीक है, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन जैसे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा इसका स्थिरीकरण होता है तो जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में चेंज कर देते। किसमें? नाइट्रोजन यौगिक में चेंज करते। जैसे ही मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक देखिए नहीं तो बारिश द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन के द्वारा बारिश होगा तो नाइट्रोजन होगा तो पौधे क्या करते हैं और नाइट्रोजन मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक को पौधे के एब्जॉर्ब करते हैं और शोषण द्वारा होता है उसको तना द्वारा। ठीक है, फिर जंतुओं द्वारा पौधों को खाना। बताइए पौधा बनेगा जैसे ही कोई साग सब्जी उगाए दाल है, दाल को क्या करें भोजन बनाकर जंतु लेंगे, चाहे कोई जानवर खा लेगा चाहे हम दाल ही का फसल लेते हैं तो दाल का जब पत्ता होता है अरहर का दाल बनता है तो जो अरहर का जो पेड़ होता है उसको नाइट्रोजन तो वो अरहर का दाल तो हम कहते जो पत्ता होता है उसको जंतु खा लेता है तो उसको नाइट्रोजन पहुंचे उसको शरीर में। फिर उत्सर्जन एक प्रक्रिया द्वारा उत्सर्जन की एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन का जो अपशिष्ट होता है फिर मिट्टी में क्या मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। जैसे हम खाना वाना खाए उसका उत्सर्जन किए। ठीक है, उत्सर्जन किए जीवों की जो मृत्यु तथा उत्पन्न नाइट्रोजन का अपशिष्ट क्या फिर मिट्टी में मिल जाता है। वही जो नाइट्रोजन का जो अपशिष्ट होता है फिर क्या कहते हैं जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन यौगिक को गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। होता है जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन यौगिक को गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करके फिर वायुमंडल में छोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये जो चैप्टर था हमारा कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक को लेकर।